बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद को नाअहल कर दिया गया है उनकी सुप्रीम काउंसिल की जानिब से, और उनको इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं। जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, क्योंकि इस इंकशाफ के बाद क्लियर हो चला है कि पाकिस्तान में जो ईरान की जानिब से मुदाखलत की गई थी वो इसराइल के कहने पर की गई थी। तमाम चीज़ें आपको आगे चलकर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक मिलता है। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इस वक्त इक़्तिदार में आ चुके हैं, और पहली स्पीच में उन्होंने वो ऐलान किया है जो शायद आज से पहले ही कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई अहम ओहदेदार ऐलान कर चुका हो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर किसी को ये लग रहा है कि अब तमाम चीज़ें नॉर्मल होने जा रही हैं, तो दोबारा जाकर दौरे फितने के हवाले से जो अहादीसें हैं उनको पढ़ ले, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सर पर खड़ी है। नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इसराइल को दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। ये एक ख्वाब है जो जनरेशन टू जनरेशन यहूदियों का चलता आ रहा था, मराकश से लेकर बुडापेस्ट तक, बगदाद से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक, और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां यहूदी आबाद है उनका ड्रीम था। उसने कहा कि मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं, हमने तारीख में 2 दफा अपना घर गंवाया है, और इसीलिए गंवाया था क्योंकि हमने लड़ाई की थी, आपस में लड़े थे। 2 दफा घर गंवाया था और अब तीसरी मर्तबा नहीं गंवाने देंगे। ये असल में ऐलान किया है। ये दूसरा और तीसरा घर ये क्या है? उन्होंने कहा कि 2 दफा, यानी इनका फर्स्ट टेम्पल जब बना तब इनकी आपस में फूट पड़ गई, बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई कबीलों के आपस में हो गई। उसके बाद आप जानते हैं जब दूसरा टेम्पल इनका बना, और उसको बख्त नज़र ने क्या इनके साथ सूरत हाल की कि आज तकरीबन 2000 साल बाद वापस जब ये आए हैं, इसराइल के अंदर आए और इनको आकर ओहदे मिले, और अब ये करीब पहुंच चुके हैं 3rd टेम्पल। यानी उसने ऐलान किया है कि 2 टेम्पल तो हमारे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हम तीसरे टेम्पल को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। और क्लियरली उसने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि अगर हमास ने हमारे सामने खड़े होने की अब कोशिश की तो लोहे की दीवार के अंदर हम उसको चुन देंगे, और हम तैयार हैं बहुत बड़े मामलात के लिए। देखिए, नफ्ताली बेनेट ने आकर जो बात की है उसका कुरा बड़ी दूर तक जाकर मिलता है। उसने क्लियरली इंडिकेट तो 3rd टेम्पल का कर दिया कि 2 दफ़ा तो घर उजड़ा है, तीसरी दफ़ा उजड़ने नहीं देंगे, और इस घर को बनाएंगे और घर को हम आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों की जो फोर्सेस हैं, अगर हमने मस्जिद अक्सा को डिप्लॉय करने के लिए ना रखी, याद रखिएगा अनकरीब आपके हाथ से मस्जिद अक्सा जा सकती है। और इसके बाद फिर तैयब उर्दगान की वो बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मस्जिद अक्सा गई तो हम ना मक्का को बचा पाएंगे, ना मदीना को, ना अनकरा को बचा पाएंगे, ना हम इस्लामाबाद को बचा पाएंगे, इंडोनेशिया को, जकार्ता को, किसी चीज़ को नहीं बचा पाएंगे। मुसलमानों का जो जवाल होगा, फिर अल्लाह पाक जो अजाब देगा वो हम नहीं भुगत सकेंगे। अब इस पूरे खेल के अंदर 3rd टेम्पल का वहाँ से पूरी तरह इंडिया दे दिया गया, इंडिकेट कर दिया गया कि मैं आया ही 3rd टेम्पल बनाने के लिए हूँ। और उसके बाद महमूद अहमदीनेजाद ने जो इंकशाफ किया है, एक तो उनको कर दिया है नाअहल। किस वजह से नाअहल किया? क्योंकि उसने क्रिटिसाइज किया है। उसने कहा है कि ईरान का टॉप इंटेलिजेंस, यानी हाईएस्ट लेवल का जो इंटेलिजेंस चीफ है, उसने कहा कि वो इसराइल के जासूसों को पकड़ने के लिए नहीं है, वो खुद इसराइल का एजेंट है, और वो पूरी तरह मिला हुआ है इसराइल के साथ। और इसीलिए हमारे मुल्क के अंदर फखरी ज़ादा को मारा गया, साइंटिस्ट को मारा गया, क्योंकि हालिया जो रिटायर्ड होने वाले यूसी कौन है, जिनको मस्जिद अक्सा के मामले के अंदर ना परफॉर्मेंस अच्छी देने पर रिटायर कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि हालिया जो मामला तुम्हें है उनमें हम बता दें कि ईरान के अंदर हमारे 20 जासूस थे जिन्होंने मारा। हमने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले किए, ईरान के अंदर से ही जासूस हमारी मदद कर रहे थे, और वो 20 के 20 आज जिंदा हैं। तमाम लोग जिंदा हैं,
कोई नहीं मारा गया और कुछ ईरान छोड़कर भाग चुके हैं और मुकम्मल तौर पर सिक्योर है। इस ऐलान के बाद महमूद अहमदी निजाद ने ऐलान किया है कि मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि ईरान की इंटेलिजेंस के टॉप लेवल के हाई जो ऑफिशियल है वो असल में इसराइल के एजेंट है और इसराइल के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारे अंदर ये मामला आते हैं। और अब ये चीज़ क्लियर इंडिकेट करती है कि अगर ईरान के अंदर उनका कोई चीफ अगर इसराइल का एजेंट बैठा हुआ है तो पाकिस्तान के अंदर जितनी सूरत हाल ख़राब है, जो ईरान से तमाम के तमाम मामला, कभी कलभूषण का मामला ले लें या आप किसी भी तरह से गैर बलोच को देख लें या किसी को देख लें, वो सारे के सारे मामला इसराइल डायरेक्टली हैंडल कर रहा था। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपके अंदर के लोग शामिल नहीं होते आप किस तरह तनसीबात पर हमले हो रहे हैं। यानी अगर टॉप लेवल के ऊपर आपका कोई चीफ बैठा हुआ है वो ही इसराइल का एजेंट है तो आप किस तरह काम कर सकते हैं। और महमूद अहमदी निजाद को इसीलिए भी नहीं अब आने दिया जा रहा। देखिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आप जानते हैं कि ईरान के अंदर इस वक्त मामला ये है कि अगर महमूद अहमदी निजाद इलेक्शन लड़ते तो वहाँ पर वोट डालने की अक्सरियत लोग आते। अब बहुत कम परसेंटेज होगी क्योंकि उन्हीं लोगों को आगे लेकर आया जा रहा है जो ईरान को आगे नहीं लाना चाहते। महमूद अहमदी निजाद ने मुश्किल तरीन वक्त के अंदर ईरान को संभाला जब पूरी तरह इराक के टुकड़े हो रहे थे, लीबिया, शाम से लेकर हर जगह पर मामला थे, तो उस शख्स ने संभाला। लेकिन इनसे मामला ठीक नहीं हुए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करो, बार बार वो ये कहते थे। कई दफ़ा उन्होंने सऊदी अरब को विजिट भी किया और वहाँ पर जाकर कहा उनको कि देखिए हमारे आपस में ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर भी रहीं। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल का ग्रैंड प्लान कुछ और था। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है कि पूरी दुनिया के अंदर निगाहें ईरान पर, और वो कह रहे हैं कि ईरान का तो टॉप लेवल का जो चीफ है या जो भी है वो तो इसराइल का एजेंट है। और पाकिस्तान के अंदर जो खास तौर पर बलूचिस्तान का मामला, क्योंकि उसने डायरेक्टली इंडिया के साथ लिंक करना है, अगर एजेंट बैठे हुए हैं तो वो फिर किस तरह चला सकते हैं मामला। रही बात थर्ड टेम्पल की, या ख़ास तौर पर याद रखिएगा इसराइल के हवाले से, तो ईरान के अंदर अच्छी खासी सिंपति है हमास की। देखिए ये जो नफ्ताली बेनेट आया है, आप इसको कोई आम शख्स ना समझे, ये पूरी दुनिया के अंदर खड़ा होकर ये सेटलर मूवमेंट का चीफ रह चुका है। वहां पर जो कब्जा करने वाले हैं, ये कहता है ओपनली सारी दुनिया के सामने, यानी नेतन्याहू को आप नहीं ओपनली बात करते हुए नजर आएंगे, वो कहता है ग्रेटर इसराइल बनाना है, वो कहता है थर्ड टेम्पल का एरा शुरू हो चुका है, ओपनली अल्फाज है। वो शख्स आज प्राइम मिनिस्टर है, तो आप सोच रहे हैं अब कहाँ पर है। मोदी अगर कहता है कि अखंड भारत बनाना है और फिर इख्तिदार में आकर वो काफ़ी सारी चीज़ें रोकते हैं, लेकिन ये तो ओपनली बात करता जा रहा है, आप इसको कहाँ तक रोकेंगे। अब वक्त आ गया है कि हदीसों को भी पढ़ ले, जिन हदीसों में क्लियरली कहा गया है कि मस्जिद अक्सा के हवाले से हमें एक डायरेक्शन दे दी गई है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी है। आपका हज तो बंद है गैर मुल्कियों के लिए, मदीना का भी वीरानी आपको अब नज़र आ रही है, ना कोई उधर जा पा रहा, ना उम्रे हो रहे, ना कुछ हो रहा है, लेकिन बैतुल मुकद्दस आपको आबाद नज़र आ रहा है। यानी यरूशलेम के अंदर आपको पूरी तरह रिस्ट्रिक्शंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसराइल पूरी तरह वहाँ पर काबिज है। तो इस पूरे खेल के अंदर आगे कहा गया कि फितनों का फिर ज़हूर होगा, जब ये चीज़ें पीक पर जाएंगी तो फितने लड़ाइयाँ होंगी। तो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आप समझ लें कि आज से आगाज़ हो गया है, अब दिन गिनना शुरू कर दे। बहुत सारे ममालिक जिनका अहादीसों में मेंशन है कि इनके तो हर घर के अंदर फितना जाना है और ये तो फारिग होने वाले हैं। लिहाजा इस पूरे खेल में समझ लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमने जाना कहाँ पर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।